मेरा नाम हिमांशु है। कहानियों और कविताओं के ज़रिए आपसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सुन रहे हैं जीतू और उसकी माँ की कहानी। तो पेश है कहानी का दूसरा हिस्सा। कहानी का नाम है माँ का दूसरा नाम। छोटी, पानी नहीं आया अब तक। माँ दौड़ते हुए पानी लेकर बाहर चली गई। मैं वहीं आंगन में बैठा हुआ था। आंगन के उस हिस्से से नाना के घर का दरवाज़ा साफ दिखता था। उस दरवाजे से कक्कू मुझे घूरते हुए बड़े गुस्से में मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। आते ही इन्होंने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और मुझे डांटते हुए पूछा, वो नए वाले पेड़ के आम किसने तोड़े? शायद उनको यकीन था कि ये मेरा काम है। पता नहीं कैसे उनको ये लगता था कि मेरी लंबाई का लड़का इतने ऊंचे पेड़ से आम गिरा सकता है। मैं माँ की तरफ देख रहा था, जो आंगन से अंदर की तरफ आ रही थी। मेरा सवालों भरा चेहरा माँ समझ गई थी। वो पूरी शांति के साथ हमारे पास आई और सर झुकाकर बोली, कक्कू, वो कल आंधी आई थी ना, तो बहुत सारे आम उस पेड़ से गिर गए थे। हमने कुछ बीन कर मंदिर में चढ़ा दिए और बचे हुए सारे आम उस पुजारी को दे दिए। हमने उससे कहा कि वो सारे जो गिरे हुए आम थे वो प्रसाद में दे दे। मुझे लगा कि भगवान का प्रसाद है तो सिर्फ भगवान के पास ही जाना चाहिए ना। कक्कू की आंखों में जैसे गर्व भरे आंसू भर गए। मंदिर और भगवान उनका सबसे पसंदीदा विषय था। उन्होंने धीरे से मेरी माँ के सर पर हाथ फेरा और वहाँ से बाहर दरवाजे की तरफ चल दिए। मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया था। माँ हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, चल खाना खा ले, फिर कक्कू कुछ और आम लेकर आए हैं वो खाएंगे। सुनो, खाना लगा दिया है माँ, अगर फ्रेश हो गए हो तो बाहर आ जाओ। मैं माँ के कमरे के दरवाजे को धीरे से खटकाते हुए बोला। वो थोड़ी देर में कमरे के बाहर आ गई। मैं खाने की टेबल पर बैठा कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा। घर के कपड़ों में मुझे मेरी माँ बहुत खूबसूरत लगती थी। मैंने उसे बचपन से ऐसे ही देखा है, घर के कपड़ों में किसी न किसी काम के पीछे दौड़ती हुई। माँ मेरे सामने खाने की टेबल पर चुपचाप बैठी हुई थी। प्लेट और चम्मच की आवाज़ों के बाद कमरे में फिर एक सन्नाटा भर गया था। मुझे अब खाते वक्त बात करने की आदत नहीं थी और माँ ये बात जानती थी। इतने सालों में मैं अकेला खाना खाना भी सीख गया था। मैंने ही चुप्पी तोड़ी और माँ से पूछा, दाल कैसी बनी है? लहसुन डालकर बनाई है, तुम्हें पसंद आती है ना? लहसुन वाली दाल मुझे कभी पसंद नहीं थी। वो तुम्हारे पापा को पसंद हुआ करती थी तो मैं अक्सर बना लिया करती थी। माँ ने हंसते हुए कहा और फिर से अपने खाने में व्यस्त हो गई। ये बात मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे हमेशा लगता था कि लहसुन वाली दाल तो माँ को पसंद है, ठीक वैसे जैसे पापा को पसंद हुआ करती थी। हम दोनों थोड़ी देर यूं ही खाने की टेबल पर बैठे रहे। माँ काफ़ी थक चुकी थी और अब सोना चाहती थी। खाने के बाद वो सोने चली गई थी और मैं अपने कमरे की बालकनी में पहुंच गया। मेरे कमरे के इस हिस्से में माँ अब नहीं आती थी। वो ये भी जानती थी कि मैं यहीं बैठकर सिगरेट पिया करता हूँ, पर यह बात उसने मुझसे आज तक जाहिर नहीं करी थी। मेरे ऐसे कई सारे कामों को अनदेखा कर माँ अपनी आंखें झुका लेती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो,
पर उसे सब पता होता। जैसे जैसे उस दिन हमारे घर में उसने मुझे पौन देखते हुए पकड़ लिया था। मैं बहुत झिझक गया था और मेरा ये चेहरा वो पहचानती थी। उसने उस दिन भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। अपनी अपनी माँ के ऐसे ही कई खामोश लम्हों में मैं बड़ा हो रहा था। जब पापा घर में होते तो हमारा घर माँ के यहाँ के नाम सुनो से गूंजता रहता। माँ पूरे घर में दौड़ती रहती। अब उस सुनो के बाद मैंने भी माँ लगाकर उसे दौड़ाना शुरू कर दिया था। बस मेरे काम थोड़े से अलग होते। सुनो माँ के साथ अपने सारे ज़रूरी ना दिखने वाले काम मैंने माँ को थमा दिए थे। मैंने एक बार पापा से पूछा था, माँ को सब लोग अलग अलग नाम से क्यों बुलाते हैं? हम सबका तो एक ही नाम है, जैसे मुझे सब हर जगह जीतू ही बुलाते हैं। फिर माँ के इतने सारे नाम क्यों हैं? ऐसे तो सब उनका असली नाम भूल ही जाएंगे। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे बड़े प्यार से समझाया था, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, लोग तुम्हारी माँ को तुम्हारे नाम से जानते हैं, आगे चलकर तुम ही तो उनका नाम रोशन करोगे। पर पापा ने कभी ये नहीं बताया कि वो माँ का कौन सा नाम रोशन करने की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात धीरे धीरे समझ में आ रही थी कि नाना और पापा की तरह मुझे भी आगे चलकर माँ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जैसे वो जिम्मेदारी पापा ने नाना से ली थी। क्योंकि नाना और पापा के अलावा लोग माँ को मेरे नाम से भी जानते हैं। माँ की देखभाल के साथ साथ मुझे उसके सही और गलत का भी फैसला लेना होगा, जैसे पापा करते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था, माँ के काम अपने आप बढ़ते जा रहे थे। वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ लेती थी और खुद को उसमें व्यस्त रखती। हमारा नाना के घर जाना पहले से काफ़ी कम हो गया था और मैं जो वक्त माँ के साथ बिताया करता था वो किताबों में या फिर पापा के साथ उन कामों में बिताने लगा जो पापा को असल के काम लगते थे। वो सारे काम जिनसे या तो पैसा कमाया जा सकता है या फिर इज्जत। पैसा या इज्जत ना मिलने वाले सारे काम फिजूल के होते हैं, ऐसा मुझे पापा ने सिखाया था। पैसा कमाना मेरे लिए अभी तक तो थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने पापा के साथ इज्जत कमाना शुरू कर दिया था। माँ को शायद पता ही नहीं था कि इज्जत भी कमानी होती है, क्योंकि उनके लिए ये हमेशा नाना या पापा कर दिया करते थे। वो बहुत सारी इज्जत कमा कर लाते और थोड़ी सी माँ को दे दिया करते अपने नाम के साथ। शायद उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, पर फिर भी माँ उस इज्जत को पापा के हाथों से लेकर चुपचाप अपने पास रख लेती थी। वैसे तो माँ कभी अकेले बाहर नहीं जाती थी, पर यह कमाई हुई इज्जत उसे तब ही मिलती थी जब वो पापा के साथ कहीं बाहर जाती। माँ पापा से बात नहीं करती थी, बस पापा के सवालों के जवाब दे दिया करती थी। माँ मुझसे कुछ दिनों से सिर्फ सवाल ही करती थी और मैं जवाब दे दिया करता था। हमारी बातें अब सवाल और जवाब में बदलती जा रही थीं। बाहर जाने में मैं पहले अपनी माँ के साथ रहा करता था। फिर एक दिन उसने खुद ही मुझे बोला, जाओ बाहर पापा के साथ बैठो, अब तुम बड़े हो रहे हो। उसके बाद हम कहीं भी जाते मैं पापा के साथ हो लिया करता। पहले जब पापा घर पर नहीं होते थे तो माँ हम दोनों भाइयों के साथ हमसी हो जाती थी। वो हमारे साथ खेलती,
हमें अपनी बदमाशियों की कहानियाँ सुनाती। फिर शाम को पापा के आते ही माँ कुछ और बन जाती। वो एकदम पापा सी हो जाती। जो वो कहते, जिस तरह से वो बात करते, माँ भी ठीक वैसे ही हमसे बात करती। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे थे, माँ की दूरी हमसे बढ़ती गई और फिर मुझे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। अब माँ और मैं फ़ोन पर सिर्फ ज़रूरी बातें किया करते थे, या फिर वो बातें जो मुझे पापा तक पहुंचानी होती थी। पापा से सिर्फ हाल चाल वाली बातें होती थी। छुट्टियों में मैं जब भी घर आता तो माँ पूरा वक्त किचन में लगी रहती, मुझे वो सब कुछ खिलाने के लिए जो मुझसे इतने महीनों में छूट गया था। बचे हुए सारे समय में हम रिश्तेदारों के घर घूमते रहते, जहाँ मैं पापा के साथ बाहर बैठा रहता और माँ अंदर चली जाती। छुट्टियों के आखिरी दिनों में माँ कई बार मेरे पास आकर बैठती, कुछ कहना चाहती, फिर उन सारी बातों के बदले मुझसे बस एक ही सवाल करती, वहाँ वहाँ खाना तो ठीक से मिल जाता है ना? मैं मैं हाँ कहकर वापस अपनी किताबों में घुस जाता, क्योंकि मैं एक मिनट भी उन कामों को नहीं दे सकता था जो पैसे या इज्जत के लिए नहीं किए जाते। माँ की सारी बातें और काम मुझे फिजूल लगने लगे थे। वो जब भी ऐसी कोई भी बात छेड़ती तो मैं बिदक जाता और चीख कर कहता, माँ छोड़ो ना ये फालतू बातें, तुम्हारी ये बातें कभी ख़त्म नहीं होती, चलो पढ़ने दो। इतना कहकर मैं उसकी सारी फालतू बातों और कामों से मुंह फेर लेता, ठीक वैसे जैसे पापा किया करते थे। शाम को माँ सोकर उठी तो मैं बाहर ड्राइंग रूम में लैपटॉप हाथ में लेकर कुछ काम कर रहा था। माँ को अपने कमरे से निकल कर आता देख मैंने लैपटॉप साइड में रख दिया। सोख कर उठने के ठीक बाद माँ अब भी वही नीली साड़ी वाली गुड़िया लगती थी, जो पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ जाया करती थी। मैं माँ को मुस्कुराते हुए देख रहा था, फिर बोला, उठ गई? चाय बना दूँ क्या? नहीं नहीं, रहने दो, मैं बना देती हूँ। माँ इतना कहकर किचन की तरफ मुड़ गई। किचन में जाने के बाद थोड़ी देर तक वो असहज सी आसपास कुछ ढूंढ रही थी। मैं लैपटॉप पर वापस कुछ काम करने लगा और बीच बीच में अपनी तिरछी निगाहों से उसे देखता रहा। मैं उठकर उसे किचन का टूर कराना चाहता था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, पर माँ और मैं कभी एक साथ किचन में नहीं रहे। पहले वो नहीं आने देती थी और बाद में मैंने जाना छोड़ दिया। थोड़ा वक्त लगा, पर फिर माँ को चाय का सारा सामान मिल गया। हम दोनों अपनी चाय लेकर हॉल की बालकनी में आकर बैठ गए थे। मेरा नया घर एक बड़ी सी इमारत की 12वीं मंजिल पर था। यहाँ से अगर चाहो भी तो नीचे की ज़मीन महसूस नहीं कर सकते। यहाँ से सिर्फ आसमान दिखता था। माँ को पौधे पसंद हैं तो उसके आने के पहले ही मैंने अपनी बालकनी पौधों से भर दी थी। माँ पौधों की तरफ नहीं देख रही थी, वो चाय पीते वक्त आसमान ताक रही थी। कुछ देर में आसमान को ताकते हुए बोली, यहाँ पतंगी नहीं उड़ती ना? नहीं माँ, यहाँ यहाँ वक्त किसके पास है? सब अपने अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि पूछो मत। और वैसे भी यहाँ शामें कहाँ होती हैं? इन बड़े शहरों में दिन के बाद सीधा रात हुआ करती है।
हाँ, लेकिन बच्चे तो होंगे ना? वो वो पतंग नहीं उड़ाते? नहीं माँ, यहाँ के बच्चे ये सब फालतू आवारा बच्चों वाले खेल नहीं खेलते। मैंने मैंने ये बोलकर गलती कर दी थी। माँ माँ बिना कोई जवाब दिए वापस आसमान ताकने लगी। माँ को माँ को पतंगे देखना बहुत पसंद था। जब भी वो घर की छत पर कपड़े उठाने जाती तो घंटों पतंगे देखती रहती। जब भी हमारे घर की छत पर कोई मांझा लटक रहा होता तो वो लंगड़ मार के उसे नीचे खींच लेती, फिर धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचती। पतंग दूर कहीं किसी पेड़ में या फिर किसी और के एंटीने में फंसी रहती। जोर से खींचने पर मांझा टूट सकता था, तो वो पूरी कोशिश करती कि वो मांझे को पतंग सहित खींच ले। उसे पतंग उड़ानी नहीं आती थी, बस पतंगे इकट्ठा करके रखा करती थी। वैसे ही एक बार डोर खींचते वक्त माँ का हाथ बुरी तरह कट गया था। शाम को पापा ने हाथ में पट्टी देखी तो माँ को बहुत डांटा। पापा को पतंग से सख्त नफरत थी। उनका कहना था कि पतंग सिर्फ आवारा और लोफर बच्चे उड़ाते हैं। पापा उस शाम गुस्से में माँ पर चीख रहे थे और मैं भी वहीं खड़ा था। तुम बच्चों को अपने जैसा गंवार बना दो, इन सब से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? सोचा है कभी? सबकी पढ़ाई छुड़वा दो। एक काम करो, तुम सारे मिलकर घर पर पतंगे उड़ाओ, मैं भी एक दुकान खोल दूंगा। तुम और तुम्हारे अनपढ़ बच्चे चलाना वही दुकान। सारे गंवारों वाले काम है तुम्हारे पास। 2 बच्चों की माँ हो गई हो तब भी तुम्हें शर्म नहीं आती। अपने जैसे आवारा बनाना है इनको। माँ हमें अपने जैसा बनाना कभी नहीं चाहती थी। उसने दोबारा कभी पतंगों की तरफ नहीं देखा। कभी कभी वो चुपके से उन पतंगों को आसमान में उड़ता हुआ देख लेती थी। उस दिन मांझे से कटने की वजह से माँ के हाथों पर एक नई लकीर बन गई थी। वो अक्सर उस लकीर को देखा करती और फिर मुट्ठी बंद कर लेती, जैसे पतंगों की सारी उड़ान वो अपनी उस लकीर में देख रही हो, और मुट्ठी बंद कर वो उन सारी उड़ानों को वापस कैद कर देना चाहती हो। मेरा ध्यान मेरा ध्यान बालकनी में बैठी माँ के हाथ पर गया। उस लकीर का हल्का सा निशान अब भी माँ के हाथ पर था। मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि वो घाव इतना गहरा था, या फिर इतने सालों में मैंने कभी माँ की हथेली इतनी पास से और इतनी ध्यान से देखी ही नहीं थी। मैंने माँ की बाईं हथेली अपनी एक हाथ में ले ली जो उनके बाएं पैर पर रखी हुई थी। उस निशान को एक बार छू कर देखा और बोला, ये निशान अब भी है? इतना गहरा कटा था क्या? माँ ने अपना हाथ वापस नहीं लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने माँ को कितने सालों बाद छुआ है। वो मेरी आंखों में मुस्कुरा कर देख रही थी और फिर हंसते हुए बोली, ये तो मेरी ज़िंदगी की लकीर बनी थी ना, देखो बढ़ती जा रही है। ये बढ़ते बढ़ते मेरी दोनों उंगलियों के बीच में से गुजर जाएगी, तब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हम दोनों इस बात पर ज़ोर से हंस दिए। बचपन में हम जब भी बदमाशी करते तो माँ हमें ऐसे ही डराती थी। वो अपने हाथ की एक लकीर अंगूठे के नाखून से दबा के हल्की सी बढ़ा देती और कहती, देखो तुम लोग करो बदमाशी, मेरे जीवन की लकीर बढ़ती जा रही है। तुम लोगों की हर एक शैतानी पे ये थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, और जब उंगलियों के बीच तक पहुंच जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। फिर तुम लोग रहना अकेले पापा के साथ। इतना सुनते ही हम दोनों भाई बहुत डर जाते। पास जाकर देखते तो माँ की लकीर असल में बढ़ी हुई लगती। हम और ज़्यादा डर जाते और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते। हम माँ को वादा करते कि अब आगे से कुछ भी नहीं करेंगे और कुछ दिन तक बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। माँ
हमारे इस डर और रोने पर देर तक हंसती और नाचती रहती। माँ का हाथ अब भी मेरे हाथ में था। शायद हम दोनों माँ के उन ठहाकों में खो गए थे और कुछ देर के लिए अपना आज भूल गए थे। जब लौटकर आज में आए तो माँ ने अपना हाथ निकाला और मेरे हाथ से चाय का कप लेकर अंदर चली गई। अंधेरा होने लगा था। हमारी चाय भी अब खत्म हो चुकी थी। माँ का दूसरा नाम की कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही आपके सामने इस कहानी का अगला हिस्सा पेश करेंगे। आपको अब तक की कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।